हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने सोमवार और मंगलवार 2 दिन हिस्ट्री पढ़ी है, तो आज है बुधवार और आज दिन है साइकोलॉजी पढ़ने का, यानी मनोविज्ञान। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी, और आज इसमें हम देखेंगे कि हम साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे टॉपिक रहेंगे, और इसको पूरे सिलेबस को एक बार में शॉर्टली हम देख लेंगे आज। तो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, मनोविज्ञान किसी भी विषय वस्तु को देखकर मन मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान क्या है? किसी भी विषय वस्तु को देखकर मन मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन ही मनोविज्ञान है। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा। शिक्षा क्या है? मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा। या मानव व्यवहार की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। मानव व्यवहार में जो है, जो जन्म से जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हैं, उनका विकास करने वाली शक्ति क्या है? शिक्षा है। शिक्षा मनोविज्ञान। परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। जो मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसका अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। तो परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान है। बाल विकास। बालक के गुणों में वृद्धि होना ही बाल विकास है। बालक के गुणों में जिससे वृद्धि होती है, वही क्या है? बाल विकास है। जीव उत्पत्ति के दौरान एक कोशिका की मुख्य भूमिका होती है। कितनी? एक कोशिका की मुख्य भूमिका होती है। इस संयुक्त कोशिका को जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। एक ही कोशिका बनी होती है, जो संयुक्त कोशिका होती है, उसे जाइगोट कहते हैं, और उसी से हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जाइगोट 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला अंडाणु और दूसरा है शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर बनी एक संयुक्त कोशिका जाइगोट है। अंडाणु माता में और शुक्राणु पिता में पाए जाते हैं, जिससे मिलकर हमारे संयुक्त कोशिका बनती है। और जाइगोट 14 दिन तक तैरता रहता है। वह जाइगोट के पीछे वाला अंडाकार हिस्सा जो होता है, उससे निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ से क्या होता है? ये पोषण प्राप्त करता है, और इस पदार्थ को योक या योकम कहते हैं। तो जाइगोट 14 दिन तक तैरता है। वह जाइगोट के पीछे वाले अंडाकार हिस्से से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ को योक या योकम कहते हैं। 15 से 90 दिन की जो अवस्था है, उसे हम कहते हैं भ्रूणावस्था। 15 से 90 दिन भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था में अंग का बनना प्रारंभ हो जाता है, और कोशिकाओं की जो संख्या है वो 32 हो जाती है। 1 से कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। और हृदय की जो धड़कन होती है, वो भी प्रारंभ हो जाती है। लिंग का निर्धारण हो जाता है कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, ये भ्रूणावस्था में पता चल जाता है। तो भ्रूणावस्था में अंग बनना प्रारंभ हो जाता है। कोशिकाओं की संख्या 1 से बढ़कर 32 हो जाती है, और हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है। लिंग निर्धारण हो जाता है। 5 माह का जो भ्रूण होता है, उसमें 20 दांत बन जाते हैं। वो भी आंतरिक होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। 20 दांत 5 माह के भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। 7 माह का भ्रूण, सभी अंगों का विकास हो जाता है। जो भी अंग बनने होते हैं, सभी 7 माह के अंदर बन जाते हैं, इनका विकास हो जाता है। 9 माह के भ्रूण में क्या होता है? अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, और जन्म हो जाता है बालक का। तो 9 माह में सभी अंगों का विकास हो जाता है, और बालक का जन्म हो जाता है। और जन्म के समय, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जीवन पर्यंत टोटल 7 विकास होते हैं। कितने? 7 विकास होते हैं।
और वो 7 विकास कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और गामक या क्रियात्मक विकास। तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा भाषाई विकास, चौथा है सामाजिक विकास, पांचवा नैतिक विकास, छठा संवेगात्मक विकास और सातवां है गामक या क्रियात्मक विकास। मानसिक विकास के कारण 10 दिन का बालक किसी भी वस्तु पर अपनी नजरें स्थित कर लेता है। कोई भी चीज़ है उसको बालक सही से देखने लगता है, अपनी नज़र को उस पर टिका लेता है। ये जो बालक है जो नज़रें टिकाने लगता है वो कितने दिन का है? 10 दिन का। और 36 से 40 दिन में बालक हिलती हुई वस्तु पर अपनी नज़र स्थिर कर लेता है। तो कोई भी चीज़ हिल रही है तो उसको भी बालक अपनी नज़र टिका के देखने लगता है जब वो 36 से 40 दिन का हो जाता है। 46 दिन का बालक पलकें झपकाने लगता है और औसतन 6 सेकंड में क्या होता है कि बालक पलक झपकाता है। हर इंसान 6 सेकंड के अंदर अपनी पलकें झपकाता है। और 16 से 18 वर्ष का जो बालक है उसका मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी किशोरावस्था तक मानक का क्या होता है? मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। मानसिक विकास के कारण 10 दिन का बालक जो होता है किसी भी वस्तु पर अपनी नजरें स्थिर कर लेता है और 36 से 40 दिन में हिलती हुई चीज़ों पर अपनी नज़र स्थिर कर लेता है। 46 दिन का बालक पलकें झपकाने लगता है। 46 दिन तक वो बालक पलकें नहीं झपकाता है, लेकिन 46 दिन के बाद झपकाने लग जाता है और औसतन 6 सेकंड में बालक पलकें झपकाता है। 16 से 18 वर्ष में बालक का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। जितना भी मानसिक विकास होना होता है यानी दिमाग का विकास वो 16 से 18 वर्ष में हो जाता है। मानसिक विकास के कारण 3 माह का बालक माँ को पहचानने लगता है। 4 माह का बालक अपना नाम समझने लगता है। 6 माह का बालक अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है। 8 माह का बालक अपनी पसंद की वस्तु को ज़मीन से उठाने लगता है। 10 माह का बालक अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। 12 माह का बालक छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है और 1 या 2 अक्षरों के सार्थक शब्द बोलने लगता है। तो मानसिक विकास के तहत क्या क्या होता है? 3 माह का बालक अपने माँ को पहचानता है। 4 माह का उसको नाम लेकर बुलाते तो वो समझ जाता है कि मुझे ही बुला रहे, तो वो नाम से समझने लगता है। 6 माह का बालक अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है, जिसको वो रोज़ देखता है उनको पहचानने लगता है और उनको देख के मुस्कुराने लगता है। और 8 माह का बालक जो है वो अपनी पसंद की जो चीज़ है उसको ज़मीन से उठा लेता है। कोई भी खिलौना है जो उसको बहुत पसंद है तो वो उसको उठाने लग जाता है जब वो 8 माह का हो जाता है। 10 माह का बालक अपने आसपास के वातावरण को समझने लगता है। जैसे ही वो बालक 10 माह का होता है वो आसपास भी क्या हो रहा है, रोज़ कैसा माहौल रहता है वो सब पहचानने लग जाता है। और जैसे ही उसमें बदलाव आता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। 12 माह का बालक छोटे छोटे अनुकरण करने लगता है। जैसे ही बालक 1 साल का यानी 12 माह का होता है और वो हम जो करते हैं उससे कुछ चीज़ें वापस करने लगता है, दोहराने लगता है, अनुकरण करने लगता है और 1 या 2 अक्षरों के जो सार्थक शब्द हैं वो बोलने लगता है। भाषाई विकास में बालक की भाषा का विकास होता है और रोना बालक की प्रथम भाषा है। बालक जैसे ही होता है तो सबसे पहले जो आवाज़ निकालता है वो होता है रोना और ये बालक की पहली भाषा कहलाती है। सामाजिक विकास के तहत 3 वर्ष में अल्प मित्रता होती है। 3 वर्ष से पहले वो उसकी मित्रता नहीं होती है, लेकिन 3 वर्ष में उसकी अल्प मित्रता होने लगती है। नैतिक विकास के तहत समय के साथ साथ सही को सही और गलत को गलत करने लगता है बालक। जब बालक में नैतिक विकास होता है तो वो जो चीज़ उसे सही लगती है बताने लगता है और जो चीज़ गलत लगती है वो बताने लगता है। तो सही को सही बोल देता है और गलत को गलत बोलने लगता है।
संवेगात्मक विकास के तहत 2 वर्ष के बालक में सारे संवेग आ जाते हैं, लेकिन उसके संवेगों पर वातावरण का प्रभाव 4 वर्ष में होता है। जो बालक 2 वर्ष का हो जाता है उसमें सभी तरह के विकास हो जाते हैं संवेगात्मक, लेकिन उसमें क्या होता है कि संवेगों पर जो वातावरण का प्रभाव है, जैसा वातावरण होता है वैसे उसके संवेगों पर प्रभाव पड़ते हैं, तो वो 4 वर्ष में आने लगते हैं। गामक विकास, समय के साथ ताकत बढ़ना गामक विकास के तहत होता है। गामक विकास में क्या होता है? समय के साथ ताकत बढ़ने लगती है। और अभी जो हमने 7 विकास देखे वो सारे विकास, सभी प्रकार के 7 प्रकार के जो विकास है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक हो जाते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास और व्यवहारों का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के व्यवहारों और विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास पर वंशक्रम और वातावरण का गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। वंशक्रम नहीं हो तो वातावरण का भी कोई मतलब नहीं रहता, और वातावरण नहीं हो तो वंशक्रम का भी मतलब नहीं रहता। जैसा कि वंशक्रम में कोई बच्चा बहुत ही शार्प माइंड है और वो बहुत ही अच्छे परिवार से है, लेकिन उसको वैसा वातावरण नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है कि जैसा वातावरण मिलता है वैसा वो हो जाता है। उसी तरह से इस कहा जाता है कि अगर किसी भी बालक का जो मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, उसका जो भी विकास होता है वो वातावरण के आधार पर होता है। और किसी बच्चे को जो विकास होता है वो वातावरण के अनुसार तो हो ही रहा है, लेकिन अगर वातावरण अच्छा हो लेकिन उसका वंशक्रम अच्छा नहीं हो तो उसका प्रभाव भी उस पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है वंशक्रम और वातावरण का गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण वंशक्रम कहलाता है। वंशक्रम क्या है? पैतृक जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, वही वंशक्रम कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार प्रथम पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में प्रकट न होकर तीसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जिनका आनुवंशिक अनुपात 3:1 होता है। पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में प्रकट नहीं होते और तीसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं, और इसका जो आनुवंशिक अनुपात है वो 3:1 होता है। अगला जो चैप्टर रहेगा वो है अधिगम। किसी भी स्थिति के प्रति की जाने वाली सक्रिय अनुक्रिया अधिगम कहलाती है। अधिगम क्या है? कोई भी स्थिति है उसके प्रति जो सक्रिय अनुक्रिया की जाती है उसे अधिगम कहते हैं। और अनुक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। पहली जन्मजात अनुक्रिया और दूसरी है अर्जित अनुक्रिया। जन्मजात जो अनुक्रियाएं हैं वो अधिगम नहीं कहलाती, जबकि अर्जित अनुक्रियाएं अधिगम कहलाती है। जैसे बंदर के द्वारा उछल कूद करना जन्मजात अनुक्रिया है तो यह अधिगम नहीं है, और बंदर अगर साइकिल चलाने लगे तो वो अर्जित यानी सीखी गई है, ये जन्म से उसके अंदर नहीं होती है, तो ये अधिगम कहलाती है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी परिवर्तन, दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। जो स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है और अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता। स्थायी परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से होता है, यह अधिगम कहलाता है। जबकि अस्थायी परिवर्तन बीमारी, थकान, परिपक्वता, मादक पदार्थों का सेवन, इससे जो अस्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं कहलाता है। जो स्थायी परिवर्तन होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, हमें हमेशा याद रहता है और वो चलता रहता है, जबकि अस्थायी परिवर्तन जीवन भर नहीं चलता, जैसे ही स्थिति बदली और ये परिवर्तन भी वापस वैसा ही हो जाएगा, तो यह अधिगम नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तो एक दूसरे को प्रभावित करने की जो योग्यता है वही क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए जो योग्यता प्राप्त करता है, जिससे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वही क्या है? व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के गुण 2 प्रकार के, पहला है शारीरिक गुण और दूसरा है मानसिक गुण।
यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर है तो उससे भी हम प्रभावित होते हैं, और कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रभावी नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा है, मानसिक विचार बहुत अच्छे हैं, तो उससे भी हम प्रभावित होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमने देखा नहीं होता है, लेकिन उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी होती है, तो उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। तो ये व्यक्तित्व का मानसिक विकास है। और व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जिससे व्यक्ति अपने वातावरण में अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जिससे व्यक्ति अपने वातावरण में अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। जैसा वातावरण होता है वैसा खुद भी हो जाता है और उससे समायोजन स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बुद्धि। सोचने, समझने, तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय और स्मरण करने की जो शक्ति है या मानसिक योग्यता है वही बुद्धि कहलाती है। सोचने, समझने, तर्क, विचार, चिंतन और निर्णय स्मरण करने की मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया। बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। अभिप्रेरणा। नेक्स्ट चैप्टर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, पहली आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी है बाह्य अभिप्रेरणा। वह आंतरिक मनोदशा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे अभिप्रेरणा है। किसी कार्य को प्रारंभ या किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है? वह आंतरिक मनोदशा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे अभिप्रेरणा है। हम कोई भी कार्य अभिप्रेरणा की वजह से ही करते हैं। जब तक अभिप्रेरणा नहीं होती तब तक हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और या किसी कार्य को प्रारंभ कर किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए गए हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। एक तो हम हमारे मन से अभिप्रेरित होते हैं और कोई कार्य करते हैं, और दूसरा कि कोई हमें मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है, फिर हम कोई कार्य करते हैं, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा समायोजन यानी एडजस्टमेंट। व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया समायोजन है। समायोजन क्या है? व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन हमें जीवन पर्यंत करना पड़ता है, एडजस्टमेंट हमें करना ही पड़ता है, तो ये जीवन पर्यंत चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और लास्ट जो चैप्टर है वो रहेगा विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालकों में हम पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, शारीरिक पिछड़े बालक, मानसिक पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक, सृजनात्मक बालक और अधिगम निर्योग्य बालक। इन सभी के बारे में हम मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़े। बाय बाय।